हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट है भूगोल, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखने को मिलेगा, राइट। इसी तरह से आपको बता दें कि भूगोल के साथ साथ इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया यानी कि अर्थशास्त्र, हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और भी बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया जा रहा है। उसको आप जा कर के देखिए। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको बता दें कि 2015 से लेकर के 2025 तक का सब्जेक्टिव का आंसर के भी अपलोड किया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। और इसमें जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, ये सब आप याद करके और अच्छे से रिवीजन भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। इसमें लिखा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी कई प्रकार की प्रौद्योगिकी का संयुक्त रूप है, जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर यानी कि मशीन व सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, प्रसारण और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। 20वीं शताब्दी के विगत 2 दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रौद्योगिकी में नए आविष्कार हुए हैं। अप्रत्यक्ष उत्पादों यानी कि सेवाओं के उत्पाद में ज्ञान, सूचना, संचार का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद और देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें और भी लिखा हुआ है, वे बौद्धिक व्यवसाय जिनका दायित्व सोचना है और शोध और विकास के लिए नए विचार देना है, चतुर्थ क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। इनमें विश्व में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके 3 कारण निम्न हैं। पहला है, चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे लोगों के वेतनमान ऊंचे हैं। बी में लिखा हुआ है, ये अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रगतिशील होते हैं। तीसरा लिखा हुआ है इसमें, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के कारण अधिक बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो ये रहा आंसर। इसमें लिखा हुआ, वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है, पहला इसमें लिखा हुआ है, भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को खत्म करना। यानी कि भारत में जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनमें प्रवेश जो लगे हुए हैं, जो रोक लगे हुए हैं, उन पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो सबको क्या करना है, ख़त्म करना। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो जो भी भारत की कंपनियां हैं वो देश में विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करके उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसको आप समझ करके याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा आंसर। इसमें लिखा हुआ है, उदारीकरण, ठीक है। तो उदारीकरण, इसमें जो लिखा हुआ, उदारीकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र में उद्योगों को चलाने पर बल दिया जाता है तथा उन सब नियमों और प्रतिबंधों से छूट दी जाती है जिससे पहले निजी क्षेत्र के विकास में रुकावट आती है, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर निजीकरण के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो पहले उदारीकरण के बारे में बताया गया, उसके बाद निजीकरण के बारे में देखिए लिखा हुआ है। तो निजीकरण से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों को निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाए, राइट।
तो यहाँ से जो आंसर है दोस्तों ये है उदारीकरण का, ये उदारीकरण का है और ये रहा निजीकरण का। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उदारीकरण का भी मतलब इसमें लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, इस उदारीकरण को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया निजीकरण का और ये रहा वैश्वीकरण का मतलब। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइट, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें और भी लिखा हुआ है, इन प्रक्रियाओं ने देश के औद्योगिक विकास में बड़ी सहायता की है। राइट, पहला पॉइंट है विदेशी पूंजी का सीधा निवेश किया जा सकता है। दूसरा में लिखा हुआ है व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं। तीसरा में लिखा हुआ है भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ प्रवेश करने का अवसर मिलता है। ठीक है, इसके बाद है चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है उदारीकरण कार्य से आयात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये रहा आंसर। इसमें लिखा हुआ है वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय यानी कि तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती है। मतलब कि वायु के प्रदूषण होने से बहुत तरह के अनेकों बीमारियां होती है। राइट, श्वसन से संबंधित तो हो गई बीमारियां, इससे बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें लिखा हुआ है नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, यानी कि जो शहर में है वो धुंध बहुत मतलब कोहरा छाए हुए रहता है, दिन में भी अच्छे से नहीं दिखता है। राइट, तो ये सब वायु प्रदूषण के कारण होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। और वायु प्रदूषण आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल वगैरह में ये सब छठ दीपावली वगैरह में जो बम फोड़े जाते हैं, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख लीजिए 5 नंबर में लिखा हुआ है, 5 नंबर में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं उसको आपको बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है देश के विकास के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास अनिवार्य है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इनमें प्रमुख निम्न हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से, जैसे कि पहला हो गया सौर, बी हो गया ज्वारी ऊर्जा, सी हो गया भूतापीय, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, कचरे से प्राप्त ऊर्जा। तो ये सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के ये सब एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। ठीक है, तो भारत में जो कृषि के प्रमुख कारण है, क्या समस्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में हमारी कृषि की उत्पादकता अभी कम है। इसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। पहला हो गया, ठीक है, पहला में लिखा हुआ पर्यावरणीय कारण। ठीक है, पर्यावरणीय कारक। भारतीय कृषि की गंभीर समस्या मानसून का अनिश्चित स्वरूप है। मानसून यानी कि समय पर बारिश न होना। ठीक है, कहीं कहीं बारिश नहीं भी होती है, कहीं कहीं बारिश कम हो जाती है, कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो ये अनिश्चित है स्वरूप है। ठीक है, तापमान तो सारे साल ही ऊंचे रहते हैं, यानी कि पूरे साल ही ऊंचे रहते हैं तापमान। ठीक है, देश के अधिकतर भागों में वर्षा की मात्रा तथा ऋतुनिष्ठ और प्रादेशिक वितरण अत्यधिक परिवर्तनशील है। इस परिस्थिति का कृषि के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसमें यह आपको बताना है पर्यावरणीय कारक ये है कि कहीं कहीं गर्मी के दिन हो, मतलब अधिकतर तो गर्मी के ही दिन पड़ती है, और ठंडे के भी मौसम सही समय पर नहीं आ पाती है। बरसात के मौसम में कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं कम होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। ठीक है, तो ये सब पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका लिखा हुआ है, इसमें और लिखा हुआ है सिंचाई की सुविधा के विकास और वर्षा जल संग्रहण के द्वारा इन प्रदेशों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए विकसित, और
जो वर्षा के जल संग्रहण का नियम है बचाए रखना, उसको रोकना पानी को, ठीक है। तो ये सबसे सिंचाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। चलिए इसके बाद है दूसरा पॉइंट में आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक में क्या आ जाता है, तो कृषि में निवेश जैसे अधिक उपज देने वाली बीज, उर्वरक आदि और परिवहन की सुविधा आर्थिक कारक हैं। इसमें और लिखा हुआ है कि सुविधाओं की कमी या उचित ब्याज पर ऋण न मिलने के कारण किसान कृषि के विकास के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटा पाता है, ठीक है। यानी कि उन्हें सुविधा की कमी हो जाती है, आर्थिक उन लोग का जो है आर्थिक क्रिया सही नहीं होती है, ठीक है। इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो सही नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें उचित ब्याज पर ऋण वगैरह न मिलने के कारण वो जो आवश्यक संसाधन है या फिर खाद बीज वगैरह जो अच्छे उच्च क्वालिटी के जो हैं वो सब नहीं जुटा पाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है संस्थागत कारक। जनसंख्या वृद्धि के कारण जोतों का उप विभाजन और छितराव हो रहा है। 1961 से 62 में कुल जातों में से 52% जोतों सीमांत आकार में और छोटी थी, ठीक है। जोतों का अनार्थिक होना कृषि के आधुनिकीकरण की प्रमुख बाधा है। भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था बड़े पैमाने पर निवेश के अनुकूल नहीं है, क्योंकि काश्तकारी की अवधि अनिश्चित बनी रहती है, ठीक है। यानी कि जो भी संस्था है जैसे कि इस काल में, ठीक है, इस काल में लोगों को जो काश्तकारी की अवधि जो बनी थी वो अनिश्चित है, सही समय पर नहीं बनी थी, ठीक है, या सही समय के लिए नहीं बनती है, अब मतलब अनिश्चित अवधि रहती है, राइट। इसके बाद अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी कारक। अब ये प्रौद्योगिकी कारक क्या है, कृषि के तरीके पुराने और अक्षम हैं, ठीक है। मशीनीकरण बहुत सीमित है, उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग भी सीमित है। फसलगत क्षेत्र के केवल 1/3 क्षेत्र के लिए ही सिंचाई की सुविधा जुटाई जा सकती है। यानी कि जो प्रौद्योगिकी कारक है इसमें कृषि करने के लिए पुराने तरीके हैं, ठीक है, जो कि वो भी सही से काम नहीं कर पाते हैं, और जो मशीन की कीमत है, मशीन किसानों को यूज में करना चाहिए वो सीमित है, राइट। उर्वरक और अधिक उपज देने वाले जो बीज का उपयोग है वो भी सीमित है, ठीक है। और जो फसलगत क्षेत्र के केवल 1/3 क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधा जुटाई जा सकती है। इसका वितरण वर्षा की कमी और परिवर्तनशीलता के अनुरूप नहीं है, राइट। इन दशाओं के कारण कृषि उत्पादकता निम्न स्तर पर है, ठीक है। तो ये सब रीजन है, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए लिखा हुआ है सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये रहा आंसर, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है क्योंकि सड़कों का निर्माण करना आसान है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा में लिखा हुआ है ये बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी वगैरह बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद है सी नंबर में सड़कों के निर्माण पर कम खर्च पड़ता है। डी नंबर में लिखा हुआ है सड़क द्वारा वस्तुओं को उत्पादक के दरवाजे से उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अब ट्रेन तो सभी जगह नहीं पहुंच सकता है, राइट। इसके बाद ए नंबर में लिखा है सड़क यातायात में आसान सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है, ठीक है। एफ में लिखा हुआ है कम दूरी के लिए यह विशेष रूप से सुविधाजनक है। और इसमें जी में लिखा हुआ है शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं को ले जाने के लिए यह सुविधाजनक है, यानी जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद एच में सड़कों का रख रखाव भी आसान है, सड़क यातायात परिवर्तन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ इंटरनेट क्या है, ये आपको समझाना है। तो सूचनाओं के संग्रहण और प्रसारण में दूरसंचार, कंप्यूटर तथा टेलीविज़न के एकीकृत प्रयोग को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। इसके प्रयोग से पूरी दुनिया में लोग जुड़ गए हैं तथा जानकारियों का आदान प्रदान प्रयोग सुलभ हो गया है, ठीक है। यानी कि इंटरनेट, दूरसंचार हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो है
यही सब इंटरनेट का नाम है से जाना जाता है, ठीक है। और पूरी दुनिया इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अपना विचार आदान प्रदान कर रहे हैं और अपना विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है इंटरनेट के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 में है, इसमें लिखा हुआ नगरीकरण एवं मलिन बस्ती के बीच संबंधों की व्याख्या करें। तो ये रहा आंसर। इसमें लिखा हुआ रोजगार की तलाश में नगरों में ग्रामीण आकार बसने लगते हैं, फलस्वरूप नगरों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। गाँवों में नगरों में जनसंख्या प्रवास होने के कारण नगरों में अनाधिकृत तथा मलिन बस्ती का विकास होने लगता है, ठीक है। यानी कि गांव में नगरों में जनसंख्या प्रवास होने के कारण, यानी कि नगर में क्या होते हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो भी जाते हैं वो अपना मलिन बस्ती को विस्तार करने लगते हैं, ठीक है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बस्तियों का विकास अधिक हुआ है। एशिया के लगभग 65% नगरीय जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा बाकी का भी आंसर। इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये लोग निम्न आय वर्ग के होने के कारण भूमि खरीदने में असमर्थ होते हैं, अतः सार्वजनिक खाली भूमि पर अनधिकृत आवास बनाकर रहने लगते हैं। इनके जमाव से पारिस्थितिकी तत्व बिगड़ता है, फलस्वरूप सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये लोग जो रहते हैं, जो झोपड़ी वगैरह लगा करके रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और ये इनका निम्न आय वर्ग के होते हैं, जो कि भूमि खरीदने में ये असमर्थ होते हैं और जहाँ पर सामाजिक खाली भूमि देखते हैं वहाँ पर ये अपना घर बसा लेते हैं, ठीक है। जिससे कि जो भी स्थिति है वो सब बिगड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा बिगड़ जाता है और सामाजिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। इसीलिए आप कई बार सुने होंगे या फिर न्यूज में भी देखोगे कि जो ओवर ब्रिज के नीचे जो लोग रहते हैं वो सबका मकान खाली कराया गया, झोपड़ी हटाया गया, बुलडोजर चलाया गया, तो ये सब आप सुने होंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है, इन बस्तियों की स्थिति गैर कानूनी होने के कारण इसमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। इसमें बिजली एवं जलापूर्ति की समस्या होती है, नालियों, सड़कों एवं स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव होता है, विद्यालय के अभाव से अशिक्षा बढ़ती है। इन बस्तियों में भूस्वामित्व का अभाव होता है, अतः आए दिन दंगा फसाद होते रहते हैं। नगरीकरण के कारण बहुमंजिली इमारतों का निर्माण होता है, उनमें कार्य करने वाले मजदूरों के निवास हेतु मलिन बस्तियों का विकास होता है। ये बस्तियां नगरीकरण को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिखा हुआ है, परिवहन और संचार सेवाओं के महत्व का व्याख्या करें। परिवहन सेवा का क्या महत्व है, संचार सेवा का क्या महत्व है, ये आपको व्याख्या करना है। तो ये रहा आंसर यहाँ से। विशाल जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खदानों के आयात में परिवहन मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। यातायात होगा, ठीक है, में परिवहन मुख्य भूमिका निभाती है। बी नंबर में लिखा हो, यह देश के राजनीतिक व सांस्कृतिक एकीकरण में सहायक है। सी में लिखा हुआ, देश के औद्योगिक विकास के लिए भारी मशीनों तथा उर्वरकों के आयात में परिवहन महत्वपूर्ण ढंग से सहायक होता है, ठीक है। और डी में देखिए लिखा हुआ है, डी नंबर में, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का आयात में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में संचार का महत्व, ठीक है। तो संचार के महत्व में देख लीजिए, टेलीफोन संचार का एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसने दूरियों को मिटा दिया है, ठीक है। किसी को पूछना रहता है तो तुरंत फ़ोन उठा करके पूछ लेता है, तो ये दूरियों को क्या कर दिया, मिटा दिया। उपलब्ध मोबाइल जैसे कि STD हो गया, ISD हो गया की सुविधा से अब दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड में लिखा हुआ है, उपग्रह टीवी के कारण तो संचार माध्यमों में मानव क्रांति ही आ गई है। महत्वपूर्ण सूचनाएं, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर मनोरंजन की दुनिया
से हो या फिर धार्मिक हो, किसी भी तरह का समाचार है वो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है। आज दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होता है तो हम लोग को बस कुछ ही सेकेंडों में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये सब है इंटरनेट का कमाल। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में देख लीजिए, लिखा हुआ है बस बटन दबाने की देर भर में कंप्यूटर और इंटरनेट ने भी दुनिया को हमारे करीब ला खड़ा किया है। कंप्यूटर पर उपलब्ध ईमेल की सुविधा से हम प्रियजनों को अपना संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, भेज सकते हैं। वर्तमान समय में व्यापारिक गतिविधियां भी ईमेल के द्वारा संचालित हो रही है, क्योंकि यह संदेश भेजने के सबसे तेज माध्यमों में से एक है। ठीक है, ईमेल के माध्यम से। आगे लिखा हुआ, एक देश से दूसरे देश में पत्र भेजने में हफ्तों का समय लग जाता था। ठीक है, पहले जो होता है अगर पत्र भेजना रहता था या फिर किसी को समाचार पूछना रहता था तो पत्र के माध्यम से, जो कि कई सप्ताह लग जाता था, लेकिन अब टेलीफोन के माध्यम से यह जो दूरी है वो आसान हो गई है, किसी के बारे में जानना आसान हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब है, ये सब आप पॉइंट देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए भूगोल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी हम ला रहे हैं, तो उसको भी आप जा कर के देखिए। और कैसा लगता है वीडियो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि उन दोस्तों तक पहुँचे जिनको ये सब प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करके याद कीजिए, और अगर आप समझ करके याद करते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।